एक डेटा के अकॉर्डिंग 10 लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन 10 में से 9 लोग उस पैसे को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। एंड उसका रीज़न ये नहीं है कि उन्हें फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, उन्हें नहीं पता कि पैसा कैसे मैनेज करना है, या उन्हें नहीं पता पैसा कैसे काम करता है। ऑफ कोर्स सबको पता है इस ज़माने में तो कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि उनके पास कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है कि पैसे को किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो इस वीडियो में हम उस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि कैसे आपको अपना पैसा मैनेज करना चाहिए, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होनी चाहिए उसे मैनेज करने के लिए। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से, एक सिस्टम की हेल्प से आपको कभी भी पैसे का स्ट्रेस नहीं रहने वाला कि कब आपके पास पैसा ख़त्म हो जाएगा। जो भी आपकी EMI होती हैं या जो भी राशन पानी की चीज़ें होती हैं, आटा दाल दूध पानी, बच्चों के स्कूल की फ़ीस या आपकी गाड़ी की EMI, तो इन सब के लिए एक ना सिस्टम पूरा प्लान करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अच्छा, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपका पैसा खर्च कैसे होता है, यानी कि आपकी जो भी सैलरी आती है वो किस तरीके से खर्च होती है। तो मेजरली आपकी सैलरी या आपकी जो भी इनकम होती है वो 3 तरीके से खर्च होती है, एक अगर ब्रॉड इमेज पर देखा जाए तो। सबसे पहले आता है जो भी हैं आपकी जो नीड्स होती हैं वो आती हैं, रोटी है, चावल है, दाल है, जो भी बिजली का बिल है, गैस का बिल है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, गाड़ी की EMI है, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी नीड्स वाली कैटेगरी में। यानी कि इनको आप रोक नहीं सकते, अगर आप इनको रोकने जाओगे तो आपकी ज़िंदगी ही रुक जाएगी। तो ये हैं ज़रूरी चीज़ें, इनको एसेंशियल्स यानी नीड्स की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरी चीज़ आती है वांट्स। अब इसमें क्या क्या आता है, अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, किसी के लिए इसमें ना कोई डिफाइन नहीं कर सकता, किसी के लिए वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती। तो वांट्स में आते हैं आपके कपड़े आ सकते हैं, आपको मूवी देखना है, आपको कहीं घूमने जाना है, या आपको अपनी किसी हॉबी पे पैसा खर्च करना है। तो अब मैंने जैसा पहले आपको बताया कि किसी के लिए वो ज़रूरी भी हो सकता है। कोई अपनी हॉबी को काफ़ी डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना चाहता है तो वो इसको एसेंशियल्स में भी रख सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग इन सब के बिना आपकी ज़िंदगी चल सकती है, ज़िंदगी रुकने नहीं वाली है। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं वांट्स वाली कैटेगरी में। कपड़े खरीदना कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपकी इच्छा है कि आपको नए कपड़े लेने हैं, इसके बिना ज़िंदगी नहीं रुक जाएगी। मूवी देखना, कहीं घूमने जाना, तो ये सब आपकी इच्छाएं हैं। तीसरी जो कैटेगरी आती है ये होता है इन्वेस्टमेंट, यानी यहाँ पर जो आप अपना पैसा रखते हो ये आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हो कि कल को अगर मुझे पैसे की ज़रूरत होगी, फॉर एग्जाम्पल आपको नया घर लेना है, या आपको एक अच्छी गाड़ी लेनी है, या आपको अपनी लाइफ अपग्रेड करनी है आगे चल के, तो उसके भविष्य के लिए आप अपना पैसा जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो। तो मेजरली 3 कैटेगरी होती हैं, नीड्स, वांट्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब इस सब के लिए आपको मैनेज करने के लिए आपको एक फॉर्मूला चाहिए होगा। वो फॉर्मूला है 50-30-20। अब ये काफ़ी फेमस फॉर्मूला है एंड इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी मैनेज कर सकते हो। पहले मैं आपको इसे समझाता हूँ कि ये काम कैसे कर सकता है। 50 जो है, इसमें जो नंबर है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी इनकम होगी उसका 50% हिस्सा आपका जाएगा अपनी ज़रूरतों की चीज़ों में, पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। 30% हिस्सा जाएगा वांट्स वाली कैटेगरी में, जिसमें जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया, कपड़े वगैरह, हॉबी वगैरह, कहीं घूमना, कोई वैकेशन है, या आपको कोई नया गैजेट लेना है, नया फ़ोन, समथिंग एल्स, ठीक है। उसके अलावा जो 20% पैसा था ये आपका जाएगा इन्वेस्टमेंट में। तो ये है पूरा रूल 50-30-20। आप इसे अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है कि आपको ना 50% से ज़्यादा अगर आपकी इनकम का आपकी ज़रूरतों में जाता है तो यहाँ पर 2 प्रॉब्लम है। या तो आपकी इनकम कम है, या आपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं, आप इतने लेवल की लाइफस्टाइल जी रहे हो जो शायद आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपको सूट नहीं करती। तो अगर आपका 50% से ज़्यादा पैसा ज़रूरतों में जाता है, मैं फिर कह रहा हूँ ज़रूरतों में, इच्छाओं में नहीं, ज़रूरतों में। आपको पहले समझना है कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत हैं, बिजली का बिल, बच्चों की फ़ीस, राशन पानी, दूध वगैरह। तो इन सब में अगर आपका 50% से ज़्यादा हिस्सा जा रहा है आपकी कमाई का, तो फिर आपको या तो अपनी सैलरी बढ़ानी है, अपनी इनकम बढ़ानी है, या आपको अपनी लाइफ है वो थोड़ी सी डाउन लेके आनी है। आपको अपनी जो लाइफस्टाइल है, जो आप लग्जरी लाइफस्टाइल अभी जी रहे हो, इसको थोड़ा कम करो, क्योंकि आपका ज़्यादा परसेंटेज जा रहा है ज़रूरतों की चीज़ों में। अब 30% है जो इच्छाओं की तरफ जा रहा था, इसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें इच्छाओं वाली पोर्शन में रखा हुआ है अपनी इनकम का 20%। मुझे लगता है 20% काफ़ी होता है। इच्छाओं पर स्टार्टिंग में ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि इच्छाएं मुझे लगता है अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा बिजीनेस रहती है तो कहाँ इच्छाओं में खर्च कर लोगे। ठीक है, एक बार कपड़े ले लिए और कितना ही ले लोगे, हर महीने कपड़े ले रहे हो तो फिर तो पता ही नहीं आप कौन सी कैटेगरी के इंसान हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका 20% से कम नहीं होना चाहिए। तो मैं फिर आपको समझा देता हूँ, ज़रूरतों में 50% से ज़्यादा पैसा नहीं जाना चाहिए, इच्छाओं में 30% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट में 20% से कम नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली बात इतनी सी है, आप इन्वेस्टमेंट को जितना चाहो बढ़ा सकते हो,
इन दोनों में से कट करके। ये आपके अकॉर्डिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट कितना रखना चाहते हो। अब समझते हैं सिस्टम को कि आपको सिस्टम क्रिएट कैसे करना है। अब आपने इतना समझ लिया कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है, आपको उसे कैसे कैटेगराइज करना है कि किस कैटेगरी में कितना पैसा जाना चाहिए। अब सिस्टम को समझने से पहले हम एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि ये सारा सिस्टम तभी काम करेगा जब आपके पास एक प्रॉपर इमरजेंसी फंड प्लान होगा। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड की प्लानिंग नहीं है तो ये सारा सिस्टम एक दिन जाके फेल हो जाएगा एंड आप डेट के ट्रैप में फंस सकते हो। तो इसके लिए इमरजेंसी फंड को आप सीधा से ऐसे कैलकुलेट करना है आपको, जो भी आपका महीने का, जैसे अभी अपने डिस्कस किया, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, दूध है, राशन है, पानी है, इन सब का एक अमाउंट निकल कर आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 40,000 रुपये महीना कमाते हो तो आप 20,000 रुपये आपका जाना चाहिए नीड्स की तरफ, ज़रूरतों पर। तो अब 20,000 को आप गुणा करिए 12 से, जो निकल कर आएगा 2,40,000। तो 2,40,000 रुपये आपका साल भर का निकल कर आता है इमरजेंसी फंड। इसको आपको किसी एक ऐसे अकाउंट में सेव करके रखना है जहां से आप इसे कभी भी एक्सेस कर सको। तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड की प्लानिंग करनी है, उसके बाद ही अब इस सिस्टम को आप पूरे को कवर कर पाओगे। अब सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको अकाउंट ओपन करना है, वो है सैलरी अकाउंट, या आप इसे इनकम अकाउंट भी बोल सकते हो। इसमें आपकी सारी इनकम आएगी, जो भी कहीं से इनकम आती है। आपकी फ्रीलांसिंग हो सकती है, आप कोई कॉर्पोरेट जॉब कर सकते हो, तो वहाँ से अगर आपको कोई इनकम आती है, या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो एक आपका अकाउंट होना चाहिए सैलरी अकाउंट या इनकम अकाउंट। इसमें सारी इनकम आएगी, यहाँ से आप कोई भी खर्चा नहीं करोगे। सेकंड नंबर का अकाउंट होगा आपका इमरजेंसी फंड अकाउंट। इसमें आप अपना इमरजेंसी फंड पार्क करोगे और जो भी आपका इमरजेंसी फंड होगा उसकी 80% अमाउंट की आप एफडी क्रिएट करके इसी अकाउंट में रख दोगे, जिसे आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इतना टाइम नहीं होता ना इमरजेंसी में कि आप बैंक जाओगे, फॉर्म फिल करोगे, लाइन में लगोगे, तब जाके आपकी एफडी ब्रेक होगी, आपको पैसा मिलेगा। ये एफडी आपकी ऑनलाइन ही एक्सेसिबल होनी चाहिए। आप ऑनलाइन इस एफडी को ब्रेक कर सकते हो कभी भी, एनी टाइम, और उस पैसे को यूज़ कर सकते हो। बाकी 20% पैसे को आप घर में कैश के फॉर्म में रख सकते हो, या आपको अकाउंट में डले रहने देना है। ये हो गया आपका इमरजेंसी फंड वाला अकाउंट। तीसरा जो अकाउंट है, ये आपको ओपन करना है नीड्स वाला अकाउंट। इस अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ आप जरूरत की चीज़ों पर ही पैसा खर्च करोगे। फोर्थ नंबर का अकाउंट है, वो है आपका वांट्स अकाउंट। इस अकाउंट में आप वो वाला पैसा रखोगे जिस पैसे को आप अपनी इच्छाओं पर खर्च करोगे, मतलब फुल ऐसी करनी है इस पैसे से। बाकी जो 20% पैसा है, इसके लिए आप एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करोगे। इस अकाउंट के थ्रू आप सारा पैसा अपना इन्वेस्ट करोगे। अब सिस्टम को समझते हैं काम कैसे करेगा। सबसे पहले आपकी सैलरी आएगी, वो सैलरी आएगी आपकी सैलरी अकाउंट में। यहाँ से आपको ऑटो पे सेट करने हैं। 50% का ऑटो पे सेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी आती है 5 तारीख को, तो आप 7 तारीख को ऑटो पे सेट कर सकते हो कि 7 तारीख को इतनी मेरी सैलरी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 40,000 रुपये सैलरी है, तो 7 तारीख को आप 20,000 रुपये का ऑटो पे सेट करोगे। वो करोगे आप अपनी नीड्स वाले अकाउंट के लिए। तो सैलरी वाले अकाउंट से नीड्स वाले अकाउंट में आपका चला जाएगा 20,000 रुपये 7 तारीख को। 7 तारीख को ही आपको एक और सैलरी वाले अकाउंट में ऑटो पे सेट करना है। वो करना है आपको अपनी इच्छाओं वाला पैसा। तो अगर आपकी 40,000 रुपये सैलरी है तो आप 12,000 रुपये अपनी इच्छाओं पर खर्च कर सकते हो। तो 12,000 का ऑटो पे सेट करना है आपको वांट्स वाले अकाउंट के लिए सैलरी वाले अकाउंट से। तो अब आपका 12,000 रुपये इस वाले अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद जो आपका 20% पैसा बचता है, यानी कि 8,000 रुपये, 8,000 रुपये की आपको ऑटो पे सेट करनी है सैलरी वाले अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट के लिए। तो अब जैसे ही आपकी 5 तारीख को सैलरी आती है, 7 तारीख तक आपका पैसा जहाँ पे उस पैसे को होना चाहिए उस कैटेगरी में पहुँच जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको रुकना नहीं है। जो आपका नीड्स वाला अकाउंट है, इस अकाउंट में आपको अपने बिल्स, जो भी आपका बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, EMI है, इन सारी चीज़ों की ऑटो पे सेट करनी है। तो आपके सिर पर कोई भी बर्डन नहीं रहेगा कि मुझे मेरी EMI मिस नहीं हो जाए, या बच्चों की फ़ीस है, या बिजली का बिल है, या गैस का बिल है, या पानी का बिल है। एंड इसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हो जो मैं करता हूँ। देखो, नीड्स वाला अकाउंट मेरा है, लेकिन मैं अपने मोस्टली पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कैशबैक भी मिलता है और मैं उसका दूसरे तरीके से भी फ़ायदा ले लेता हूँ, जो हम आगे कवर करने वाले हैं। तो आप इस अकाउंट से, नीड वाले अकाउंट से, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का ऑटो पे सेट कर सकते हो। तो वहाँ पर एक तरीके से अब यहाँ पर आपको 1 महीने का बफर भी मिलेगा। इस 1 महीने के लिए इस पैसे पे कैसे रिटर्न कमाएंगे वो हम अभी आगे कवर करेंगे। तो मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ। नीड्स वाले अकाउंट से अपने क्रेडिट कार्ड वाले बिल्स का मैंने ऑटो पे सेट करके रखा हुआ है, तो वो भी मेरे ऊपर लोड नहीं रहता कि मुझे कब पैसा पे करना है। वो अपने आप पैसा कट जाता है वहाँ से, जो भी क्रेडिट कार्ड का होता है। तो अब जो वांट्स वाला अकाउंट है, इसमें तो आपको ऑटो पे सेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐस करने का तो मन आपका हो ही जाएगा ना। तो डोंट वरी अबाउट इट। इस पैसे को तो आप अपनी मतलब याददाश्त भी चली जाएगी तब भी उड़ा ही दोगे। बाकी जो 20% पैसा बचता है, इसके लिए आपको एक ऑटो पे सेट करना है। वो है आपके म्यूचुअल फंड्स की SIP हो सकती हैं, ETF इन्वेस्टिंग हो सकती है, या आपको कहीं
कहीं भी इन्वेस्ट करना है किसी भी एसेट क्लास में, वहाँ के लिए आप ऑटो पे सेट कर सकते हो। तो ये सिस्टम अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पैसे को मैनेज करने का ना ऑलमोस्ट 80% बर्डन खत्म हो जाएगा अगर आप एक बार ऑटो पे सेट कर लेते हो अच्छे से टाइम निकाल के। अब उस एसेट क्लास के बारे में बात करते हैं कि मैं कौन से एसेट क्लास की जो बात कर रहा था कि उस पैसे पे एक महीने के लिए कैसे रिटर्न कमाना है। वो है लिक्विड ETF। मैं इसे ना एक अकाउंट की तरह यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके अपने सारे बिल्स जो होते हैं उनका पेमेंट करता हूँ। तो अब जो मेरा पैसा है नीड्स वाले अकाउंट में जो डला हुआ है वो एक महीने तक रहेगा। मतलब क्रेडिट कार्ड की जो टाइमलाइन होती है वो आपको 30 से 45 दिन तक का पीरियड मिलता है। तो वहाँ पर अगर मेरा फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये डला है महीने के लिए जो मुझे यूज़ करना है, तो कम से कम 40,000 रुपये के तो पेमेंट मैं क्रेडिट कार्ड से ही कर दूंगा। तो इस 40,000 वाले अमाउंट को मैं अपने डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा 7 तारीख के बाद, और इस अमाउंट को मैं अपने लिक्विड ETF में पार्क कर दूंगा। इससे होगा क्या, लिक्विड ETF क्या होता है इसे मैं एक अच्छे से डिटेल में कवर करूँगा। लेकिन लिक्विड ETF को आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें 5 से 7% का आपको सालाना ब्याज मिलता है या रिटर्न मिलता है एक FD की तरह। लेकिन इसमें ना ओपन एंडेड जैसा सिस्टम है कि लाइक आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, आपको उतना ही मिलेगा। FD की तरह अगर आपने बीच में प्री मैच्योर विड्रॉल किया तो फिर आपका उसमें पेनल्टी भी लगती है और आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी ड्रॉप हो जाता है। तो मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। जैसे ही मेरा पैसा नीड्स वाले अकाउंट में आता है मैं उस पैसे को अपने डीमैट अकाउंट में ऐड करके और उस पैसे को मैं अपने ETF में पार्क कर देता हूँ, लिक्विड ETF में। तो बेसिकली मेरे पास जो फ्री का पैसा है ये जो एक महीने के लिए, इस पर मैं लिक्विड ETF में उस पर 6 से 7% का रिटर्न ले लेता हूँ। तो जब भी मार्केट का मैं गिरने का वेट करता हूँ, जैसे जो SIP होते हैं वो तो टाइमली चली जाती हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट हमेशा 3-4 साल में अच्छा खासा करेक्ट भी होता है, जैसे अभी हो रहा है थोड़ा बहुत ईरान और इजराइल के वॉर की वजह से, तो यहाँ पर ना मेरे पास ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी फंड होता है जो मैं हमेशा पार्क करता हूँ अपना लिक्विड ETF में। क्योंकि मेरे पास जो भी पैसा है अपॉर्चुनिटी फंड, जैसे मैं मार्केट गिरने का वेट कर रहा हूँ उस पैसे के लिए, इस पैसे को मैं कहीं ऐसी जगह नहीं लगा सकता जहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो। इस पैसे की मुझे कभी भी ज़रूरत हो सकती है जब भी मार्केट डाउन जाएगा। इस वजह से मैं इस पैसे को लिक्विड ETF में तब तक के लिए पार्क करता हूँ। जैसे ही मुझे मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखती है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है या मुझे जो स्टॉक लेना था वो अच्छी प्राइस पर मिल रहा है, वहाँ से मैं इस पैसे को निकाल कर उस स्टॉक में या उस ETF में इन्वेस्ट करता हूँ। तो लिक्विड जो ETF है मैं इसे एक बैंक अकाउंट की तरह यूज़ करता हूँ, इसे एसेट क्लास की तरह नहीं देखता। तो जैसे अभी मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट हो रहा है तो मैंने उसमें से कुछ पैसा अपना निकाल के इन्वेस्ट कर दिया है एंड बाकी का पैसा मेरा यहाँ पे पार्क है। तो इस तरीके से आपको टोटल अकाउंट ओपन करने अच्छे, और आप इसको भी एक अकाउंट की तरह ही यूज़ कर सकते हो लिक्विड ETF को। इन सारे सिस्टम को फॉलो करके सबसे पहली चीज़, आपके दिमाग पे कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगा कि कब मेरी ज़रूरतों का पैसा खर्च हो जाएगा, कब मुझे इमरजेंसी फ़ंड की नीड आ सकती है तो मेरे पास कोई इमरजेंसी फ़ंड नहीं है, या मुझ पे इच्छाओं के लिए पैसा खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। तो यहाँ पर आपके ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं है, आपका पैसा अच्छे तरीके से मैनेज होता रहेगा। बस आपको कुछ मेहनत करनी है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक सिस्टम बनाइए। आपको हो सकता है अभी आपके पास एक ही अकाउंट होगा, मोस्टली लोग 1 या 2 अकाउंट यूज़ करते हैं, उसमें ही अपनी सैलरी इकट्ठी की होती है और उसी में से पैसा खर्च कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में कर रहे होते हैं। तो थोड़ा आपको मेहनत लगेगी यार, लेकिन मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करिए और उनके ATMs को यार ब्लॉक कर देना। ATMs की ज़रूरत नहीं होती आज के ज़माने में, तो कम से कम 1-2 अकाउंट का ही ATM रखिए पैसा विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि फालतू में सबके ATM रखने जाओगे तो उनके चार्जेस भी लगेंगे। 600 से 700 रुपये महीने होते हैं एक ATM का, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, ATMs को ब्लॉक करिए, लेकिन मल्टीपल अकाउंट्स रखिए एंड उनमें सब में ऑटो पे सेट करके रखिए। एक बार सिस्टम बन जाएगा, आपकी ज़िंदगी बहुत आरामदायक हो जाएगी। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको इमरजेंसी फ़ंड के ऊपर वीडियो देखनी है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने इमरजेंसी फ़ंड को काफ़ी अच्छे से कवर किया है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।